स्वागत है आपका रुद्राक्ष आवाज में। मैं आपके साथ राहुल मिश्रा। रुद्राक्ष आवाज के खास कार्यक्रम सवाल हमारा जवाब आपका के एक हमने दूसरा उसी का एक भाग निकाला है, चुनावी चकल्लस। इसमें आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जनपद शाहजहांपुर के राजनीतिक विश्लेषक अमित त्यागी जी। त्यागी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है रुद्राक्ष आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। त्यागी जी, आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज चल रही हैं। दल बदलने का जो इस समय चलन है वो बहुत ज़ोरों से चल रहा है। नेता दल बदल रहे हैं, भाजपा वाले सपा ज्वाइन कर रहे हैं, सपा वाले भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा के कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देके सपा को ज्वाइन किया। इसको आप राजनीतिक रूप से किस हिसाब से देख रहे हैं? देखिए, चुनाव जब भी होते हैं तो ये जो दल बदल का ये जो कार्यक्रम है ये हमेशा ही चलता रहा है। सत्ता दल के लोग विपक्ष में जाते हैं, विपक्ष के सत्ता दल में जाते हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जो इसके इन दल बदल के बाद में जो समीकरण बनता है, उस समीकरण के जो मायने होते हैं वो बड़े होते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, जब बसपा की सरकार थी तो उसमें एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में देखे जाते थे, उनका एक बड़ा कद था। उसके बाद 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लोगों के साथ वो भाजपा में अब शामिल होते हैं और उनकी बेटी जो है वो भी सांसद है और स्वयं वो एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा पाते हैं। 5 साल वो उसमें रहते हैं। अब वो वापस जा रहे हैं सपा की तरफ। तो ये बात तो तय दिख रही है कि उनके साथ जो लोग हैं वो अब सपा का समर्थन करेंगे। अब आती है इसके प्रभाव की। तो अगर जैसे कि अगर ये देखें कि स्वामी प्रसाद एक बड़ा नाम है, पिछड़ों के ऊपर उनका एक अच्छा प्रभाव दिखता है। मायावती के समय के वो एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो वो अपना प्रभाव रखते हैं और उससे सपा को फायदा निश्चित तौर पे होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है क्योंकि जिन जिन सीटों पे स्वामी प्रसाद मौर्य के व्यक्ति या जैसे दूसरे नेता शिवपाल यादव के व्यक्तियों को सपा अपने सिंबल पे टिकट दे रही है, तो वहाँ पर जो सपा का मूल कार्यकर्ता है, जो पहले से उम्मीद कर रहा था कि उसको टिकट मिलेगा, उसको सपा कैसे हैंडल करती है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब भी कोई बड़ा हैवीवेट किसी भी दल में आता है तो उसको उसका आने की तो खुशी होती है उस दल को, लेकिन उसको संभालना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे 2017 के चुनाव में अमित शाह इन हैवीवेट को संभालने में कामयाब हो गए थे। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव उनकी टीम इन बड़े हैवीवेट को किस तरह से संभालती है, ये देखना बड़ा रोचक होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्या लगता है कि जो उन्होंने सपा को ज्वाइन किया, कि अपने वोट बैंक को वो कहीं ना कहीं काटने के लिए, जो उनका वोट बैंक है उसको काट के क्या सपा में ले जाने के लिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि ले जाएंगे उसको? देखिए, ये प्रश्न का उत्तर इस तरह से देखा जा सकता है कि जो जैसे 2017 या 2019 का चुनाव देखें तो वो चुनाव प्रत्याशियों पे ना होके केंद्रीय नेतृत्व पे हुआ, मोदी के चेहरे पे वोट पड़े। अगर हम 2017 या 2019 में भी देखें तो जो भी प्रत्याशी थे उनको जनता ने नहीं देखा, उन्होंने मोदी का चेहरा देखा। अगर यही वाला पैटर्न 2022 में भी चलता है तो इनके नाम का बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो उस जाति का वोट बैंक है वो मोदी या योगी है, जो उनके भाजपा के सुजाति नेता जैसे केशव प्रसाद मौर्य भी उसी दल के हैं, उनके साथ जाके उनके साथ रह सकता है। अगर ये वाला ट्रेंड 22 में नहीं चला और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनका वोट बैंक जाता है तो ये भाजपा को बड़ा नुकसान करेगा। लेकिन एक ये जो महत्वपूर्ण बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े हैवीवेट को संभालना और सपा के साथ जो उनके उस क्षेत्र के व्यक्ति हैं जहाँ पर इनको टिकट मिलेगा, उनके बीच का सामंजस्य बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अखिलेश यादव के साथ अभी उनके चाचा शिवपाल यादव ने भी उनके साथ समझौता कर लिया है, दोनों ने एक साथ आ रहे हैं। आपको क्या लगता है शिवपाल यादव भी कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका में नजर आएंगे सपा में? देखिए, शिवपाल यादव एक नाम बड़ा है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य एक नाम बड़ा है। लेकिन जब शिवपाल यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और उसके बाद जो भी उनकी यात्रा रही तो उसमें जिस तरह की भीड़ दिखी वो भीड़ बिल्कुल ना के बराबर थी। उससे ये तो तय हो गया कि शिवपाल यादव का ज़मीनी आधार खत्म हो गया है और इसीलिए उन्हें मजबूरी में जाके अखिलेश यादव के साथ अपना सुलह करनी पड़ी, उनके समर्थन में जाना पड़ा। अब शिवपाल यादव सपा के साथ है। शिवपाल यादव कुशल रणनीतिकार हैं, सपा को यहाँ तक पहुँचाने में, इतनी ऊंचाई पहुँचाने में उनका योगदान रहा है। बात फिर वहीं पर आके टिकती है कि शिवपाल यादव ने जब अलग पार्टी बनाई थी तो उनका जनाधार कम दिखा था। अब वो जब उसमें वापस गए हैं तो कितना कुछ लेके जाते हैं और कितना अपने आदमी को दिलवा पाते हैं। देखिए, ये समीकरण कुछ इस तरह का बन गया है कि अब जो वोटर है वो सिर्फ अपने नेता से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सीधे केंद्रीय नेतृत्व में मोदी, योगी से या अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है। वो स्थानीय नेताओं के ऊपर वोट नहीं कर रहा है। अब ये पैटर्न इस 22 में ये देखने का बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या वो केंद्रीय नेतृत्व पे वोट कर रहा है या वो स्थानीय नेताओं पे कर रहा है। अब देखिए, जैसे एक महत्वपूर्ण चीज़ एक और भी आती है, मायावती का। आप देखिए, मायावती इस पूरे चुनाव में बड़ी साइलेंट दिख रही है और जो इसमें उनका रोल जो है बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उनका महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रहा है कि सपा का व्यक्ति, जो भी व्यक्ति या भाजपा का व्यक्ति जिसको टिकट नहीं मिलेगा, वो अपनी दावेदारी करेगा बसपा से
तो ऐसे समय में बसपा का समीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है। बसपा अगर 35 से 40 सीटों पे भी अपना प्रभाव दिखाती है और कुछ सीटें जीत जाती है तो ये पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलने वाला घटनाक्रम बन जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे नाम बसपा का लिया, जी बहुत खास इस बार देखा गया है, हमेशा मायावती राजनीति में सक्रिय दिखी है, जी लेकिन इस बार उनका पूरी तरीके से न्यूट्रल होना, बिल्कुल पार्टी कहीं से कोई जनसभा नहीं, कोई किसी प्रकार से कोई वो नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि बसपा चुनाव लड़ रही है। क्या आपको क्या लग रहा है कि बसपा का जो वोट है, जो उनका दलित वोट है, वो कहाँ तक प्रभाव डालेगा? देखिए, मायावती का चुनाव लड़ने का तरीका हमेशा से यही रहा है। मायावती कभी भी ज़्यादा सक्रिय होकर चुनाव नहीं लड़ती, मीडिया से दूर रहती हैं। अगर वो आती भी है मीडिया के सामने तो वो सिर्फ लिखा हुआ एक भाषण पढ़ देती हैं और उसको अपनी बात को कन्वे कर देती हैं। इस बार भी मायावती बहुत शांत दिख रही हैं, क्योंकि चुनाव सीधे सीधे भाजपा बनाम सपा का आ गया है। लेकिन उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को आगे बढ़ाया है। देखिए, वो तो जो भी अपनी इनकी नीतियां हैं वो तो आगे बढ़ेंगी। अब जैसे ब्राह्मण वोटर कुछ समय पहले नाराज दिख रहा था, तो ब्राह्मण वोटर 17-19 के चुनाव में भाजपा का वोटर रहा था, तो उसकी तरफ ध्यान सपा का भी था और उसकी तरफ ध्यान बसपा का भी रहा। तो दोनों ने चाहा कि अगर ब्राह्मण नाराज होता है तो वो हमारी तरफ आए, और पूर्व में ब्राह्मण इन पार्टियों के साथ जा भी चुका है। तो ये सिर्फ इस चीज़ की कवायद ही मात्र थी। अब जैसे ब्राह्मण के लिए समाजवादी पार्टी ने परशुराम का मुद्दा उठाया, उसके लिए उन्होंने अखिलेश यादव ने मूर्ति का किया आंदोलन वगैरह, उसके लिए हुए। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात ये आती है कि इन चीज़ों का प्रभाव ज़मीनी वोटर पे कितना पड़ता है। आमतौर पे ये माना जाता है कि ब्राह्मण जो है वो भाजपा का वोटर है। अगर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और भाजपा सपा की तरफ जाता है तो इसका फ़ायदा सपा को होगा, क्योंकि वो निर्णायक वोट बैंक होता है। ब्राह्मण वोटर इन्फ्लुएंसर होता है, वो सिर्फ स्वयं नहीं होता, उसके साथ में बाकी लोग भी आते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहाँ पहुँचे हैं। तो ये चीज़ें घटनाक्रम चूँकि सपा का इतनी तेज़ी के साथ बदल रहा है, इसलिए इसमें ये देखना बड़ा निर्णायक होगा कि एक तूफान आ रहा है, उस तूफान के बाद क्या खोया क्या पाया, वो देखने वाला विषय है। दूसरी तरफ देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमें लगता है चुनाव में, एक तरफ भाजपा का संगठन है जो ज़मीन तक पहुँचा हुआ है, दूसरी तरफ सपा है जो सिर्फ भाजपा विरोधी हवा और भाजपा विरोधी जो वोटर है उनके ऊपर आके टिकी हुई है। अब चूँकि चुनाव इसमें कोरोना के और ओमिक्रॉन का जो ये नए वेरिएंट के कारण चुनाव जो डिजिटल माध्यम पे आगे टिक गया है, तो इसमें भाजपा के पास तो एक वो पूरी टीम मौजूद है जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा सबसे नीचे बूथ लेवल तक भी अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। अब सपा कितनी अपनी बात को नीचे तक पहुँचा पाती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये चुनाव एक प्रबंधन का, डिजिटल उसका माध्यम का, संगठन का, इन सब चीज़ों पे आगे टिक गया है। अब देखना ये है कि संगठन और ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं या जो बड़े कद्दावर नाम हैं ये आगे जाते हैं। भाजपा ने एक लगातार नारा लेके चल रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि इस बार भगवान श्री राम भाजपा की जो नैया है उसको पार लगा पाएंगे? देखिए, 2014 के बाद से ही श्री राम ही भाजपा की नैया पार लगाते रहे, और अब अगर आप देखिए तो श्री राम का मंदिर भी बन गया है और काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है वहाँ पर भी एक बड़ा अच्छा भव्य बना है। तो एक बात तो ये तय है कि 2014 के बाद से अगर हम एक बात देखते हैं कि जो हिंदुत्व है उनका विषय वो आगे बढ़ा है और हिंदू एक वोट बैंक के रूप में आने लगा है। इसका प्रभाव देखिए कि राहुल गांधी कभी जनेऊ पहनते हैं, प्रियंका गांधी मंदिर जाती हैं, अरविंद केजरीवाल अयोध्या जाते हैं, अखिलेश यादव भी संतों से मिलते हैं। तो यानी कि जो पहले जो कार्य मुस्लिम वोटों के लिए हुआ करता था वो वाला काम 2014 के बाद से हिंदू वोटों के लिए होने लगा है। तो श्री राम का विषय तो रहेगा। अब श्री राम की कृपा किस पे होगी और कौन उनके लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, ये तो भविष्य बताएगा। इस पूरे चुनाव दरमियान के आप इसमें जो अपना कांग्रेस है उसको आप किस प्रकार से देखेंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए एक है कि वो बड़ा साइलेंटली और बड़ा शांत रह के काम कर रही है। कांग्रेस एक गठबंधन एक अपना नीचे का नेटवर्क बनाने पे तेज़ी से काम कर रही है। कांग्रेस इस तरह से काम कर रही है कि जैसे वो 22 के माध्यम से 24 की तैयारी कर रही हो। कांग्रेस के नीचे टीम भी हो रहा है, मैनेजमेंट का काम भी हो रहा है, वो कैडर बनाने के काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस एक अच्छी विकल्प के रूप में आगे बन रही है। इस चुनाव के बाद अगर आप देखेंगे तो अगला चुनाव में कांग्रेस की जो दावेदारी है वो सत्ता के पक्ष के लिए या विपक्ष के लिए एक मजबूत होगी। बात की जाए जनपद शाहजहाँपुर की, तो जनपद शाहजहाँपुर की 6 विधानसभाओं पे आप किसका वर्चस्व ज़्यादा देख रहे हैं, भाजपा का या सपा का? देखिए, ऐसा है कि सत्ता विरोधी लहर तो है ही। अगर 2 विधानसभा देखें तो जैसे एक नगर विधानसभा और एक कटरा विधानसभा, 2 विधानसभा ऐसी है कि जहाँ पर जो प्रत्याशी हैं जो पहले से अपेक्षित थे सपा की तरफ से देखें, और नगर में देखें तो भाजपा की तरफ से सुरेश कुमार खन्ना जी मंत्री हैं, 8 बार से विधायक हैं, तो उनका भी टिकट पक्का था।
कटरा में भाजपा किसको बदलती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो सत्ता विरोधी रुझान है वो ज़्यादा देखा जा रहा है। गाय की समस्या और बाकी समस्याएं जो हैं लोग अपने जनप्रतिनिधि से नाराज़ दिखते हैं। अब बाकी 4 सीटों की बात करें तो वहाँ पर जैसे सूचनाएं आ रही है कि भाजपा अपने टिकट को बदल सकती है। अगर भाजपा अपने टिकट को बदल सकती है तो जातिगत समीकरण को भी देखना पड़ेगा। अगर आप उपाय की तरफ आते हैं तो अगर जो वर्तमान विधायक पासी हैं चेतराम, उनको अगर उनका टिकट कटता है तो अगर जातिगत समीकरण भाजपा देखती है तो उनमें कृष्णराज का नाम हो सकता है, बड़ा पूर्व केंद्रीय मंत्री रही, बड़ा नाम रही है। दूसरा नाम क्षमा वर्मा का भी है। और अगर भाजपा के दृष्टिकोण से देखें तो मिथिलेश कुमार जो इस समय वर्तमान में मंत्री हैं वो भी एक बड़ा नाम है, एक बड़ा वोट बैंक लेकर चलते हैं और क्षेत्र में उनके पीछे जनता काफ़ी रहती है। तो ये नाम जो है यहाँ पर आके टिका है, तो उसके बाद समीकरण समझ में आएगा कि क्या बन रहा है। सपा से उम्मीद कर रहे हैं कि उपेंद्र पाल का ही नाम लगभग पक्का हो गया और वो काफ़ी मेहनत भी कर रहा है काफ़ी समय से, तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। ददरौल में जो है राममूर्ति वर्मा का गढ़ रहा है, तो राजेश वर्मा का टिकट होता है या अवधेश वर्मा का होता है, ये महत्वपूर्ण है। फिर भाजपा का टिकट क्या होता है कि पूरे जो सभी विधानसभाओं में जो महत्वपूर्ण बात आती है वो देखने की ये है कि जब टिकट का वितरण होगा उसके बाद के समीकरण ज़्यादा समझ में आएंगे। जलालाबाद का क्या लग रहा है? जैसे जलालाबाद में ये है कि जलालाबाद में भाजपा हार गई थी 2017 में, तो जलालाबाद का में मनोज कश्यप बहुत कम मार्जिन से हारे थे, तो उनकी पत्नी की दावेदारी इस रूप में मजबूत बनती है कि उनके साथ एक सिंपैथी वोट है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के पहले तक नीरज मौर्य एक अच्छे भाजपा से दावेदार बन रहे थे। एक विषय और बड़ा जलालाबाद के लिए महत्वपूर्ण आता है कि अगर भाजपा किसी ब्राह्मण को वहाँ टिकट देना चाहे शाहजहाँपुर जिले की 6 विधानसभा में से, तो जलालाबाद उसके लिए एक अच्छी सीट है, क्योंकि वो सीट हारी हुई है। वहाँ पर आप एक निर्णय ऐसा ले सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। ददरौल में ब्राह्मण को दिया सकता है, तो अगर ब्राह्मण की दावेदारी बनती है तो ददरौल या फिर मुख्यतः जलालाबाद बनती है। तिलर में रोशन लाल जो है अभी माना जा सकता है कि वो सपा से आ रहे हैं, तो जो भाजपा में कई लोगों के लिए विकल्प खुल गए हैं। हो सकता है कि सपा से जुड़े हुए लोग भाजपा में टिकट की दावेदारी करें। भाजपा में तो कई बड़े नाम जो हैं उन्होंने अभी दावेदारी करनी शुरू भी कर दी है। तो अब जो है पूरा जो चुनाव आके टिकट वितरण पर टिक गया है। हमें ऐसा लगता है कि जो पार्टियां जो दल टिकट वितरण के समय कम गलतियां करेंगे वो चुनाव में लाभ लेंगे। इस सब में एक वोट बैंक छूट रहा था, जो था पंजाबी सिख वोट बैंक। कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज दिख रहा है। सिख वोट बैंक को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, सिख वोट बैंक जो है वर्तमान में भाजपा के साथ जाता नहीं दिख रहा है, और वो भाजपा के किसी प्रत्याशी के व्यक्तिगत संपर्क में हो तो उनके साथ जा सकता है। वैसे वो भाजपा का इस समय विरोधी दिख रहा है। भाजपा के विरोध में वो किसके पक्ष में जाएगा वो हर विधानसभा में अलग होगा और प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हाल ही में योगी जी ने एक नारा दिया था 80 बनाम 20, इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, योगी जी की जो छवि रही है वो हिंदुत्व वाली रही है, और इस तरह का बयान कोई उनका नया बयान नहीं है। अगर 80 बनाम 20 वाला नारा उनका सफल होता है तो ये तो योगी जी के लिए एक लाभ का विषय होगा, क्योंकि वो तो चाहेंगे इस तरह से कि इस तरह का ध्रुवीकरण उनके लिए हो, और वो उनके लिए हमेशा ही फ़ायदे का सौदा रहा है। अब देखना ये है कि जातिगत समीकरण हावी होते हैं या ये नारा हावी होता है या मुद्दे हावी होते हैं, किस तरह की चीज़ें होंगी। अभी टिकट वितरण के बाद बहुत सी चीज़ें अभी स्पष्ट होंगी। अभी काफ़ी कुछ अस्पष्ट है, एक कोहरा है, इसको छटने का इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। आपने देखा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अमित त्यागी जी मौजूद थे। उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय को रखा और चुनावी सरगर्मियां जो चल रही हैं उनको लेके उन्होंने अपनी बात को रखा और